أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. آمنت بالله صدق الله العظيم. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अरबाज खान आपकी खिदमत में हाजिर KT TV की रमज़ान ट्रांसमिशन का ये खूबसूरत प्रोग्राम रमज़ान शादमान लेकर। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक अपनी रहमतों और बरकतों के साथ अब अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। हम लोग निजात के अशरे से गुजर रहे हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आखिरी अशरे में बहुत कसरत से इबादत फरमाते थे। जिस तरह रमज़ानुल मुबारक को दूसरे महीनों पर फ़ौक़ियत हासिल है, बिल्कुल उसी तरह से आखिरी अशरे को भी रमज़ानुल मुबारक के पहले 2 अशरों पर फ़ौक़ियत हासिल है। वो शायद इसलिए कि इस अशरे में हमारे पास लैलतुल क़द्र है, वो रात है जिस पर अल्लाह ताला ने
कुरान पाक को नाजिल फरमाया। लैलतुल कद्र के हवाले से कुरान पाक में है कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम हिया हत्ता मतलइल फज्र। जिसका मफहूम है कि हमने कुरान पाक को लैलतुल कद्र में नाज़िल फरमाया। और तुम क्या जानो कि लैलतुल कद्र क्या है? लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात फरिश्ते अपने अल्लाह के हुक्म से ज़मीन पर उतरते हैं और ये रात तलुए फजर तक सलामती की रात है। लैलतुल कद्र की रात आखिरी अशरे की ताक रातों में से एक रात है। 21, 23, 25, 27 और 29 ये इन 5 रातों में से एक रात है जो ताक रात है, जिसकी रात में की गई इबादत 1000 रातों या 1000 सालों की इबादत से भी अफजल है। सहाबा कराम ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, हमसे पहले जो लोग थे उनकी उम्रें भी ज़्यादा थी, लिहाजा इस हिसाब से तो वो इबादत में हमसे अफजल हो जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसीलिए तो मेरी उम्मत को अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र से नवाजा है कि वो एक रात की इबादत करके हज़ारों सालों की इबादत का सिला हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आखिरी अशरे में हमारे पास इत्काफ की भी सआदत अल्लाह ताला की तरफ से मौजूद है। कई हमारे भाई, हमारी बहनें घरों में और हमारे भाई हजरात मसाजिद में इत्काफ में बैठ चुके होंगे। इत्काफ में एक दिन के बैठने का सिला कहते हैं कि 3 खंदके इंसान को जहन्नुम की आग से दूर ले जाते हैं और एक खंदक का फासला ज़मीन से लेकर आसमान तक का है। इत्काफ का ये जो अमल है, इसमें आपका उठना, बैठना, बात करना, सोना, हत्ता कि जो भी आपकी एक रूटीन होती है वो इबादत में शामिल होती हैं। तो मेरी ये दुआ है कि ये जितनी रहमतें हैं, जितनी बरकतें हैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, अल्लाह करीम हमें इस काबिल बनाए कि हम इस नेमतों को मज़ीद से मज़ीद अपने दामन में समेट सकें। नाज़रीन, मैं अभी जब इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए आ रहा था तो मैंने देखा कि एक एम्बुलेंस पीछे से हॉर्न करती हुई आ रही थी और ट्रैफिक का सिग्नल जो था वो रेड था। तो मैंने देखा कि उसके बावजूद जब ट्रैफिक खुला और एम्बुलेंस जो थी वो उसी तरह एम्बुलेंस का सायरन बजा रही थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और बड़ी मुश्किल से फिर वो एम्बुलेंस जो है ना उसको अपना रास्ता निकालना पड़ा और वो निकल गई। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि उस वक़्त वो जो एम्बुलेंस का सायरन बज रहा होता है, उस वक़्त ये एक ऐसी घड़ी होती है कि जब एक इंसान अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला होता है। तो हम पर एक शहरी होने के नाते, एक इंसानियत के नाते ये फ़र्ज़ हमारा बनता है कि हम उसको पहले तरजीह दें, अपना रास्ता रोक कर उस एम्बुलेंस को जाने दें। शायद हमारी इस अच्छी आदत की वजह से या इस फेल की वजह से शायद किसी इंसान की ज़िंदगी बच जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक ऐसा शेवा है कि जिसको अगर हम अपनाएं तो हमारी ज़िंदगी और हमारा मुआशरा बहुत बेहतर हो सकता है। अब चूँकि नाज़रीन ईद उल फितर आने वाली है और यकीनन हर इंसान जो है वो अपने एक महवर में रहते हुए अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेने के लिए ख्वाहिशमंद होगा। लेकिन शायद वो लोग जो इतनी वसातत नहीं रखते या इतनी इस्तिताअत नहीं रखते कि वो ईद की खुशियाँ अपने बच्चों तक ला सकें, तो मेरी उन मुखय्यर हजरात से दरख्वास्त है कि जो माशाअल्लाह से बहुत ज़्यादा दान करते हैं, अल्लाह के नाम पर बहुत ज़्यादा खैरात करते हैं, तो मेरी उनसे ये गुजारिश है कि अगर इन दिनों में वो ज़कात देते हैं, अगर वो उसकी तादाद थोड़ी सी बढ़ा लें, या जो वो खाना वगैरह लोगों में बांटते हैं, अगर उसकी जगह वो कुछ माली इमदाद उन लोगों की कर दें कि जो मुस्तहिक हैं, तो शायद वो भी अपनी खुशियाँ, ईद की खुशियाँ मना सकें।
आज का हमारा सवाल नाजरीन कि मखलूक तक रोजी पहुंचाना और बारिश बरसाना किस फरिश्ते की जिम्मेदारी है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 05180945521 पर। मैं एक मरतबा फिर सवाल दोहराए देता हूं कि किस फरिश्ते की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने यह लगाई है कि वो मखलूक तक रिस्क पहुंचाए और आसमान से बारिश बरसाए। जो भी हमें कॉल करेगा और जो भी खुश नसीब होगा विनर, उसे गिफ्ट हैम्पर मिलेगा सफ़ा गोल्डन ऑक्स रेजिडेंस एंड मॉल की जानिब से। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले चलते हैं कि जी हम अपने किचन में और अहमद भाई से पूछते हैं कि जी आज वो हमें क्या खिला रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, जो कल आपने गुड़ वाले चावल बनाए थे ना, सेवियाँ थी वो। अरे हाँ, सेवियाँ थी, सेवियाँ सर, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त। जब से हम एक साथ प्रोग्राम कर रहे हैं तब से मैंने नोट किया था कि आपको रवायती खाने ज़्यादा पसंद होते हैं, तो चूंकि हमारे पास फिर स्पॉन्सर भी एक ऐसा आ गया था कि उसमें हमने रवायती डिशेस ही बनानी थी, तो इस वजह से भी अच्छा है। अच्छा, आज हमारे साथ स्पॉन्सर है कश्मीर कुकिंग ऑयल एंड वनस्पति बनाने वाले। उनका कहना ये है कि विटामिन ए एंड डी से भरपूर है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, आप इसमें फ्राइंग कर सकते हैं, रिफाइंड क्वालिटी में भी है और इसके अलावा किनोला में भी है। और डेफिनेटली अगर आप चाहें तो आप पाकिस्तानी खाने बनाएं, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, कुछ भी। आज जो मेरे पास है, एक तो ग्रिल्ड चिकन होगा और वो भी ड्रम स्टिक में। बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, मसाला थोड़ा कम लगाएंगे तो ठीक है, अगर मसाला थोड़ा सा ज़्यादा स्पाइसी होगा तो शायद उनके लिए खाना मुश्किल होगा। तो बच्चों के लिए अट्रैक्शन होती है अमूमन ड्रम स्टिक में, तो ड्रम स्टिक बनाएंगे। दूसरा ये है कि जो मेरे पास स्पॉन्सर है अलमोइस फूड, इनका गुड़ है, तो इस गुड़ से हम मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं। तो इसके लिए चटनी बन सकती हैं जो कि आप चाट में डाल सकते हैं, आप गोलगप्पे जब वो खट्टे मीठे वाले खाते हैं उसमें डाल सकते हैं। तो अलमोइस फूड, इनका कहना वैसे भी है कि हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के ऐन मुताबिक है और छोटे बड़ों सबके लिए बेहतरीन है। अच्छे तरीके से पैकिंग इसकी हुई है, ग़िज़ाइयत से भरपूर है, आपको जो है तवानाई फ़राहम करता है, आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाता है, तो लिहाजा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ताज़ा गन्ने के रस से ये गुड़ बना है और जो है ये आप चाहे स्नैक्स के तौर पे इस्तेमाल करें, चाहे मशरूबात बनाएं, चाहे स्वीट डिशेस में। तो इससे हम गोलगप्पे बनाएंगे। तीसरी रेसिपी भी हमारे पास होगी और वो पास्ता की होगी, वो फिर बाद में हम बताएं। ठीक है जी। जी तो नाज़रीन, आज हमारे पास हमारे मेहमानों की भी लिस्ट थोड़ी सी ज़रा ज़्यादा है। आज हमारे पास काफ़ी मेहमान हैं, वो भी अब आएंगे तो आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे। ईद के हवाले से मैं कह रहा था, क्योंकि जब आजकल ये जो सिनेरियो है पैंडेमिक के हवाले से, तो यकीनन SOPs को फॉलो करते हुए, और लॉकडाउन भी अब चूँकि लग रहा है, और मैंने ये भी सुना है कि जो सियाहती मकामात हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। तो कोई बात नहीं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं, ये हमारी ही भलाई के लिए। आप इस तरह इस ईद को लें कि ये हमारे लिए एक इम्तहान है, और बल्कि हम लोगों को एक और मौका मिल रहा है कि हम ईद का ये जो त्यौहार है वो आपस में मिल बैठ कर अपने घर वालों के साथ तो खुशी खुशी मनाएं। तो ये भी एक मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की तरफ से एक देन है, एक नेमत है। और जैसे कि अल्लाह ताला के हर काम में एक मसलियत होती है, तो इसमें भी मसलियत है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रखते हैं। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं वक्फे के बाद। ये तो नाज़रीन, वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान शादमान में। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आज का जो सवाल था वो भी आपसे पूछ लिया है, हमारी स्क्रीन पर भी आप देख रहे होंगे। एक मरतबा फिर मैं दोहराए देता हूँ कि मखलूक तक रोज़ी पहुँचाना और बारिश बरसाना किस फरिश्ते की ज़िम्मेदारी है। आप हमें कॉल कर सकते हैं 05180945521 पर, हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार है। और नाज़रीन, जैसा मैंने कहा कि आज हमारे पास जो है ना माशाल्लाह से मेहमान काफ़ी हैं, तो पहले ही सेगमेंट में हमारे जो मेहमान हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया, तो मैं आपसे उनका भी तारुफ कराता चलूँ। हमारी जो पहली मेहमान शख्सियत है, बड़ा ज़बरदस्त काम किया इन्होंने, बड़ा नेक काम किया है, जनाब मोहम्मद शरीफ शाह माज़रा चाहता हूँ, मोहम्मद शरीफ शाद साहब। और इनको ये एज़ाज़ हासिल है कि इन्होंने पहली मरतबा पोटोहारी ज़ुबान में कुरान मजीद का तर्जुमा किया है। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं। कभी कभी मैं भी उनसे रहनुमाई हासिल करता हूँ, खानम अंसा जी। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं जी, आर्टिस्ट हैं, यंग हैं, एनर्जेटिक हैं और माशाल्लाह काफ़ी काम किया टेलीविज़न स्क्रीन पर, हिरा खान जी। अस्सलाम वालेकुम, एक मरतबा फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ मैं अपने प्रोग्राम में। बहुत मेहरबानी जी, ठीक है, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। बड़ा नेक काम
किया है और कर रहे हैं माशाल्लाह। बात यह है जी कि मैं ये समझता हूँ, बल्कि मेरा ईमान है कि ये काम मैंने नहीं किया, ये जिसकी किताब है ये उसने खुद करवा लिया। अरे वाह, ये उसने मेरे जहन में डाला ना कि मुझे इसका तर्जुमा जो इससे पहले कोई नहीं हुआ हुआ, और जो मेरी मादरी ज़ुबान थी यहाँ की गुजर ये आपने कब किया ये जो ये जी मैंने शुरू किया था 2016 के रमज़ान शरीफ में, रमज़ान की 27वीं को मैंने इसको शुरू किया था। और तरीका ये था कि मौलाना फ़तेह मोहम्मद जालंधरी एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिन्होंने तक़सीम पाकिस्तान से पहले, तक़सीम मुल्क से पहले तर्जुमा किया था उर्दू में। उस उर्दू तर्जमे को ये एजाज़ हासिल है कि वो सारे पाकिस्तान में, सारे मुल्क में वो वाहिद तर्जमा है जो मुस्तनद माना जाता है, जो गैर मुतनाज़ा है। तो उसको सामने रख के उनका जो तर्जमा है वो मैंने अच्छा। और एक शायद आपके भी इल्म में होगा कि एक डिजिटल कुरान पाक है इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें कि शायद ये ऑप्शन है कि आप किसी भी ज़ुबान में अगर चाहें तो उसका तर्जुमा जो है ना वो आप सुन सकते हैं। क्या आपके इल्म में है ऐसा? नहीं, मुझे नहीं पता। अच्छा, मेरे पास ऐसा कुरान पाक अब हम ये कोशिश करते हैं कि पटवारी वाला भी उसमें शामिल कराएं। हाँ नहीं, आपकी बात सही है, लेकिन क्योंकि थोड़ी उसकी ज़रा कीमत ज़्यादा है, शायद आम आदमी की एक्सेस में वो ना हो। तो बहरहाल ये आपने बड़ा अच्छा काम किया है। और जाहिर है जो इतनी बड़ी बेल्ट है हमारे, इतने एक बड़ा एक रकबा है पोटोहारी इलाका जो है, जो जहाँ पे ज़ुबान बोली जाती है, उनके लिए यकीनन है कि ये बहुत तोहफे से कम नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अमूमन हमारे यहाँ ये रिवाज होता है कि हम लोग सिर्फ कुरान पाक अरबी में पढ़ लेते हैं और तर्जुमा भी सिर्फ पढ़ लेते हैं, लेकिन उर्दू वाला पढ़ लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल भी होता है, ज़रा समझ में नहीं आता जब तक कि उसकी एलेबोरेशन ना हो या वो ज़रा सलीस उर्दू में ना हो। बिल्कुल सही बात। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इतना आसानी और उसमें लिखा होगा ताकि हर बंदा जो है ना वो उस तक रसाई कर सके। ये वो बहुत आसान पटवारी ज़ुबान में लिखा है, हर बंदा पढ़ सकेगा, हर बंदा पटवार में रहने वाला, पटवारी जानने वाला पढ़ सकेगा, समझ सकेगा। माशाल्लाह जी। आप हमारे साथ हैं जी, हम आपसे मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। खानम अंसा जी, आपने प्रोग्राम में शिरकत की, काफ़ी दूर से सफ़र किया, बहुत शुक्रिया आप आए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। थैंक यू सो मच। तो मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप, जी, तो कैसे मोटिवेट करते हैं खुद मेरे आप? पास- मोटिवेशन कहाँ से लेते हैं? मेरे अंदर अल्लाह ताला की तरफ से एक कुव्वत आती है जो वाह। मुझे मोटिवेट करती है। और वैसे मैंने कासिम अली शाह साहब से जो है वो क्लासेस ली हैं और उन्हीं से इंस्पायर हूँ और उन्हीं के थ्रू मैंने ये सिलसिला शुरू किया। और बहुत लोग जो है वो मोटिवेशनल स्पीच कर लेते हैं, लेकिन उनके पीछे स्टोरी नहीं होती है। तो हमेशा वही बंदा मोटिवेट कर सकता है जिसके पास अपनी रियल स्टोरी होती है, जो आपको, एक तमहीद हो, जिसके पास खुद का एक हो कि मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर का काम यही है ना, एक बंदे को तहरीक देना कि ये काम इतना आसान है कि मैं कर सकता हूँ तो सब कर सकते हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता जैसे जो सूफियाए कराम हैं, जो शायर हजरात हैं, जो मतलब एक लम्हा ऐसा आता है कि वो तखय्युल में जाते हैं या कोई ऐसी बात होती है, अचानक से एक आमद होती है उनके जहन में और वो बात जो है ना वो फिलबदी कह जाते हैं और वो बात होती बहुत गहरी है। बिल्कुल ऐसे है। तो आप क्या अपने आप को उस तासुर में लेके जाती हैं, वो उस तरह एक चीज़ अपने ऊपर तारी करती जी, हैं? इसकी बाकायदा तौर पर मश्क होती है जिसको मेडिटेशन कहते हैं। इसमें बाकायदा तौर पर आप तन्हाई में बैठते हैं, अपने ऊपर तारी करते हैं उस कैफियत को जो एक्चुअल आपके सामने होने वाली होती है। लाइक अगर मैंने ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो मैं उसको थोड़ा सा सोचती हूँ कि मैंने कौन सा एक रोड मैप यूज़ करना है। मेरा एक माइंड मैप में बनेगी वो चीज़, तख्लीक में आएगी, फिर उसके बाद उसका प्रैक्टिकल ईजी हो जाता है। इसी तरह से मोटिवेशनल स्पीकर भी आपको सिर्फ रोड मैप देते हैं, आपको एक तरीका बताते हैं कि इस तरीके पे चलोगे तो आप कामयाब हो जाओगे, अगर इस तरीके पे चलते चलते ये गलत काम करोगे तो आप नाकाम हो जाओगे। तो ये ही बस एक रोड मैप है। और ये इस चीज़ की भी अक्कासी करता है कि ये जो तखय्युल वाली बात की, एक तसव्वुफ वाली बात की, एक आमद वाली बात की, ये तभी पॉसिबल है जब एक इंसान बिल्कुल जाहिर और बातिन उसका एक सेम हो, आउट एंड आउट उसकी पॉजिटिविटी हो, बिल्कुल। तभी ये पॉसिबल है। और वो एक टाइम आता है जब क्लिक कर जाता है उस खुदा के साथ कि जो वो सोच रहा होता है वो प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाता है। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। बाकायदा तौर पर एक लॉ है कि आप जो सोचते हैं वो होना शुरू हो जाता है, और उसी वक्त होता है जब आप अपनी तमाम तर मर्जियाँ उस पर छोड़ देते हैं।
वाह, और जब कहते हैं कि जो वो चाहता है वो मुझे कबूल है, तो फिर वो आपकी जो आपने उसके ऊपर तमाम तर रजामंदियाँ छोड़ दी, वो फिर आपके मुताबिक उन चीज़ों को ढालना शुरू कर देता है। और जब वो ढालना शुरू करता है उस वक़्त आपको लगता है कि मैं सोच रहा हूँ तो हो रहा है, जबकि एक्चुअल वो आपकी मर्ज़ी में शामिल है और वो ही वो काम करवा रहा है। और ये जो एक सतह है, ये जो एक लेवल हासिल करने के लिए बड़ी मेहनत की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बल्कि आपको झूठ से इज्तनाब करना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद आपको दिल आज़ारी से, सबसे ज़्यादा जो है दिल आज़ारी से, वाह, हमारे यहाँ बहुत आसानी से दिल आज़ारी कर दी जाती है। बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, क्या कर रहे हो। और इस सतह तक पहुंचने के लिए अगर इतनी आपके अंदर वो एक जद्दोजहद होती है, एक इतनी पॉजिटिविटी होती है, तभी जाकर अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि इकबाल ने कहा कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। चलें जी, आप हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह अब गुफ्तगू का ये सिलसिला चलता रहेगा। और मैं आपसे खुद भी वैसे भी अक्सर रहनुमाई हासिल करता हूँ जिसमें मुझे काफ़ी मदद मिलती है। हिरा खान जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अपने बारे में खुद ही बता दीजिए नाज़रीन को। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आपको ज्वाइन किया मैंने इस शो में और मैं आपका शो देखती हूँ, बहुत अच्छा जा रहा है आपका शो, बहुत अच्छा आप कर रहे हैं और एक अच्छा मैसेज लोगों को देते हैं और उनसे क्वेश्चन आंसर करते हैं और जिन लोगों का नहीं भी पता होता वो लोग भी सीख रहे हैं आपसे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बात आपने की। तो क्या मतलब ज़रा पैंडेमिक तो है और जो हमारी शोबिस की एक्टिविटीज़ हैं वो तो थोड़ी सी हॉल्ट हो बिल्कुल, गई हैं, थोड़ी बिल्कुल। हिंड्रेंसेस आ गई है, लेकिन उसके बावजूद क्या करती हैं, क्या हॉबीज़ हैं एक्टिंग के अलावा? देखें, आपको पता है कि ये एक महीना हमारे पास होता है जिसमें हम लोग अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, अल्लाह के करीब रह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कि बाकी कामों को छोड़ के हमें अल्लाह की तरफ ही रुजू करना चाहिए, उन्हीं की तरफ, उन्हीं की इबादत करनी चाहिए। अभी तो शोबिस का ऐसा काम नहीं चल रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ और अभी ईद पे भी मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स आने लगे हैं और ईद के बाद भी इंशाल्लाह आने वाले हैं। तो आपकी दुआ रही तो आपसे सीख भी रही हूँ, आप लोगों को देख भी रही हूँ, आप लोगों से सीख भी रही हूँ और काम कर भी रही हूँ। माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात है। और मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में एक बात का तस्करा करता हूँ हानम जी, और आप भी सुनिएगा शाद साहब, कि आने वाली जो एक हमारी नई नस्ल है या जो हमारी एक जो लॉट है, स्पेशली शोबिस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसी कोई मतलब है कि सेल्फ प्रेजिंग नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कर रहा, लेकिन मैंने ये नोट किया है कि हमारी ये जो जनरेशन है ये बहुत रिलीजियस है। हमारा काम अपनी जगह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्टों को देखा है कि जो बहुत ज़्यादा मज़हब की तरफ माइल हैं। वो एक काम है वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब भी नमाज का वक्त आता है तो वो अपना काम छोड़कर सबसे पहले नमाज अदा करते हैं। अब जैसे हेरा है तो इन्होंने कहा कि माशाल्लाह ये महीना है और अगर काम नहीं भी है तो ये एक तोहफ़ा है अल्लाह की तरफ से, इसमें हम इबादत करते हैं, रहमतें समेटते हैं। बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है। शाह साहब ये बताइए कि कितना अरसा लगा आपको ये मुकम्मल तर्जुमा करने में? ये जी कोई 4.5 साल लगा। 2016 के रमज़ान में मैंने ये काम शुरू किया था और अभी 2020 का जो रबीउल अव्वल गुजरा है उसमें ये मुकम्मल हो के, तो इस ये मार्केट में है, अवेलेबल है? मार्केट में अभी ये अवेलेबल नहीं है, ये मेरे पास। अच्छा, अभी आप लॉन्च करेंगे इसको? हाँ जी, अब ये कर रहे हैं हम के इस्लामाबाद में, पिंडी में, गुजरखान में, कुछ किताबों की दुकानों पे रख के फिर हम सोशल मीडिया पे बता देंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है ये मेरे पास है। इसका क्या हदिया आपने मुकर्रर फरमाया? थोड़े हदिये को हदिया कोई नहीं है। मैंने 1,000 रुपये हदिया मैंने रखा हुआ है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बड़े दूर से आते हैं। मसलन पिछले दिनों एक साहब प्रोफेसर साहब थे, वो सरगोदे से आए लेने के लिए, ये कहीं तलागंग के उस तरफ उनका गांव था, तो वहाँ के रहने वाले आजकल सरगोदा में रहते हैं, तो वो वहाँ से आ गया। मैंने कहा ये भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आप सरगोदा से चल के आए तो मैं आपसे हदिया भी लूँ, आप जितने चाहिए आपको नुस्खे आप ले जाएँ। तो 2-3 नुस्खे वो ले गए। तो ये मतलब ये काम जो है ये मैंने उसके लिए हदिये के लिए या इसके लिए मैंने किया नहीं है। ये मैंने, आप ये कहें कि ये अंदर की आवाज़ थी। वाह, क्या बात, अंदर की आवाज़ जो है वो बाहर आ गई। क्या बात है, क्या बात है जी। इसका सिला तो फिर आपको अल्लाह देंगे और फिर वो जो सिला होगा वो दुनियावी सिलों से बहुत बढ़कर होगा। मेरी दुआ यही है कि अल्लाह पाक इसको कबूल कर ले जो मैंने। जी सर, कबूल है जी, इतना नेक काम। हालांकि देखें उर्दू में तर्जुमा तो जनरली होता ही है और हमारी कौमी ज़ुबान है। मेरा ख्याल है कि हर
जो इलाकाई लोग हैं वो चाहे कोई भी उनकी इलाकाई ज़ुबान हो, लेकिन उर्दू तक उनकी दस्तरस लाजमी होती है और उर्दू समझ में भी आती है। लेकिन एक बड़ी साइकोलॉजिकली ये बात है कि जब एक इंसान को कोई बात उसकी अपनी मादरी ज़ुबान में समझाई जाए तो वो ज़रा ज़्यादा रेलेवेंट हो जाती है, वो ज़्यादा उसको ज़रा और मुतवज्जे होकर अप्रोच सुनता है, करती है उसको ना, ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो एक ड्राइविंग फोर्स होती है डेफिनेटली। जैसे अब हम मेरी मादरी ज़ुबान पश्तो है, तो अगर मैं कहीं पर भी जाता हूँ कोई मुझसे पश्तो में बात करता है तो मुझे वो ज़्यादा थोड़ी सी अट्रैक्शन फील होती है, अपनाइयत महसूस होती है। तो इसी तरह जब आपकी अपनी ज़ुबान में कुरान पाक का तर्जुमा अगर आप पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा मेरा ख्याल है कि असर होगा। अब तो गवर्नमेंट ने भी ये अलाउ कर दिया ना कि हर सूबा अपनी मादरी ज़ुबान में ही पढ़ा सकता है। ये बड़ी अच्छी बात है। प्राइमरी तक आप अपनी मादरी ज़ुबान में बच्चों को पढ़ाएं, समझाएं, ताकि वो कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी को अच्छे तरीके से, बिल्कुल सही बात है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और मेरा ख्याल है कि अब तो ये जो मौजूदा हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा स्टेप उठाया है कि हमारे तालीमी निसाब में, वो कि आजकल तो खैर स्कूल ऑफ हैं पैंडमिक की वजह से, लेकिन तालीमी निसाब में इस्लामियात में स्पेशली इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है ना अब वो उजागर किया गया है कि ताकि हमारी जो जनरेशन है आने वाली, उनको वाकई पता चले कि हमारे इस्लाम में क्या है, हमारे कुरान पाक में क्या है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। जो उन्होंने अब ये किया है, एक काम बड़ा कमाल का काम हुआ है कि रेडियो पाकिस्तान ने सारे स्टेशंस को, जो जितने भी कोई 31-32 स्टेशंस हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक सारी उम्र रेडियो से रहा है इसलिए मुझे पता है, तो उनको एक लेटर इशू किया है कि रेडियो पाकिस्तान के स्टेशनों से उनकी वहाँ की इलाकाई ज़ुबान में कुरान पाक के तराजम नशर किए जाए। वाह। अब ये होगा कि मिसाल के तौर पे जो पटवारी है वो पिंडी स्टेशन से नशर हुआ करेगी, इसका तर्जुमा नशर कराना शुरू हो जाएगा। इसी तरह सराइकी का, इसी तरह सिंधी का, इसी तरह बलोची का, ब्राह्वी का, पश्तो का, हिंदको का, जितनी हमारी इलाकाई ज़ुबानें हैं उन सारी ज़ुबानों में वो तर्जुमा जो है उन मुतल्लिका स्टेशनों से नशर होना शुरू हो जाएगा। लोगों को के करीब हो जाएगा ये सारे का सारा काम। रेडियो से जो नशर होगा तो सारी दुनिया सुन सकेगी। बहुत खूब जी, बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने। खानम अंसा जी, तो आप कहाँ पर आपका कोई इदारा, कोई ऑनलाइन या कोई आपकी कोई यूट्यूब चैनल होगा, या किस तरह आप लोगों को एक्सेस करती हैं? मेरी अपनी कंपनी है। अच्छा, गुजरावाला में। किस नाम से? विजडम इंस्टीट्यूट। विजडम के नाम से माशाल्लाह। और इसमें हम लोग ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को, सेमिनार्स करवा रहे हैं। यूथ के लिए हमारे बड़े ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें बी योर ऑन बॉस है, मजबूत बेटी बाबा की मेरे दिलो जान से करीब एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हमने ख़ास तौर पर नौजवान लड़कियों के लिए रखा है। और इसमें हम बच्चियों को कारोबारी ज़िंदगी किस तरह से अपनी बहाल कर सकती हैं, अपने पैरों पे कैसे खड़ा हो सकती हैं, अपने आप को ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर, माशी तौर पर कैसे मुस्तहकम बना सकती हैं, इस पे हमने पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जो यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजों और डिफरेंट एरियाज़ में जाके, और मैं उन एरियाज़ में काम कर रही हूँ जहाँ पर अभी तक ख़वातीन का कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। छोटे छोटे गाँव हैं पंजाब की साइड पे, अभी भी इस तरह के छोटे गांव हैं जहाँ पर मैं स्कूल्स में जाके बच्चियों को ये ट्रेनिंग सेशंस करवाती हूँ कि आपने अपने आप को मेंटली किस तरह से अपनी गुड अप्रोच रखनी है, ताकि वो अवेयरनेस जो है ना वो लोगों में आ रही है। बड़ी अच्छी बात है जी। आपकी गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखेंगे। हमारे पास एक कॉलर है, उनसे चलकर बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। भाई, आप कैसे? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ जी। अपना नाम बताइए, कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैं शादाब पेशावर से। अच्छा, पेशावर से। कैसे हैं आप? शुक्र है सर, आपका रमजान किस तरह जा रहा है? बिल्कुल ठीक ठाक जी, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप सुनाइए। जी आप लोग का मैं बहुत खुश हूँ आप लोग के प्रोग्राम से। बिल्कुल अच्छा रमजान जा रहे हैं। मैं रोज बरोज आपको प्रोग्राम देखता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हर साल इस तरह किया करे तो हम बिल्कुल खुश रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी, आपकी मोहब्बत है। थैंक यू सर। तो आपने हमारा सवाल सुना है? जी सवाल तो है, लेकिन मुझे नाम भूल गया है। लेकिन जो अल्लाह के करीब फरिश्ता है यही से वो काम करवाता है, अल्लाह पाक। नहीं, आपने सवाल नहीं सुना हमारा? जी सवाल सुने। मुखलिस की रोजी और बारिश का बरसाना किस फरिश्ते की जिम्मेदारी है? मुझे आवाज इनकी कुछ क्लियर नहीं आ रही। चलिए जरा दोबारा कॉल कीजिएगा फिर। लेकिन जो अल्लाह के करीब फरिश्ते वही काम करवाते हैं।
उनके एग्जैक्ट नाम नहीं पता, लेकिन नहीं, वो उनको नहीं इलाके पता। का चलें जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। लेकिन अगर बेहतर होगा कि अगर आप रेलेवेंट मतलब है कि गुफ्तगू करें तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। तो चलें जी। हिरा जी, जी क्या हो रहा है आजकल? पाइपलाइन में कुछ प्रोजेक्ट्स थे? जी बिल्कुल है, और अभी ईद पे ऑन एयर होने वाले हैं। अच्छा, जी बिल्कुल। तो सिर्फ एक्टिंग ही जारी रखेंगी या आगे कुछ डायरेक्शन की तरफ भी जाएंगी या प्रोडक्शन की तरफ भी जाएंगी? कोशिश है, अभी तो एक्टिंग का कर रही हूँ, लेकिन अगर आगे टाइम मिला, पहले तो एक्टिंग को मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ, उसको करने की कोशिश कर रही हूँ, और डायरेक्शन तो बहुत दूर है अभी। तो अगर ऐसा हुआ कि मैं डायरेक्शन की तरफ जा सकती हूँ, उसको लर्न कर सकती हूँ, पहले तो आपको खुद सीखना चाहिए। अगर मैं उसको सीख सकती हूँ, कर सकती हूँ, तो इंशाल्लाह उसको भी करूँगी। कैसी एक्टिंग अच्छी लगती है? कॉमिक, ट्रेजेडी, सेंटिमेंटल? ट्रेजेडी। ट्रेजेडी? अरे आगे कम लोग रो रहे हैं जो आप रुलाना चाह रही हैं। नहीं, मुझे अच्छा लगता है रोना रुलाना धोना। अच्छा लगता है। हाँ, उसी में तो आप नेचुरल नजर आते हैं कि वाकई आप कुछ एक्टिंग कर रहे हैं, कुछ करके दिखा रहे हैं। बाकी कॉमेडी भी मुश्किल है, कॉमेडी भी करनी चाहिए। अभी जो मेरा ईद पे आ रहा है वो भी लाइट कॉमेडी है, लेकिन मैं दोनों को कर रही हूँ। लेकिन मुझे जो पर्सनली पसंद है वो सैड। चलें, ये अच्छी बात है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान शादमान के इस खूबसूरत प्रोग्राम में, जो कि K2 TV की चैनल की ये खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन है। मेहमान हमारे साथ हैं, आपकी कॉल्स का इंतज़ार है, और इससे पहले कि हम गुफ्तगू का ये सिलसिला मज़ीद बढ़ाएं, चलते हैं अपने किचन में और देखते हैं कि हमारा पकवान किन मराहिल में दाखिल हो चुका है। जी अहमद भाई। एक तो ये कि जो ड्रम स्टिक है उसके लिए मैंने क्या किया कि 2 से 3 टेबल स्पून कश्मीर कुकिंग ऑयल लिया, आधा कप दही लिया, और 2 टेबल स्पून मैंने इसके लिए तिक्का मसाला लिया, 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट और 2 लेमन जूस, वो शामिल करने के बाद इसको स्टीम करने के लिए रख दिया। अमूमन तिक्के को लोग वैसे बारबेक्यू करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन बारबेक्यू से ज़्यादा बेहतर ये लगेगा कि ये बहुत सॉफ्ट तरीके से बनता है, अच्छे तरीके से बन जाता है। दूसरा ये कि धुआं भी नहीं करना पड़ता है, तो धुआं देने के लिए सिर्फ आप कोयला थोड़ा सा जला दें और आपके जो बारबेक्यू वाले ड्रम स्टिक है वो रेडी हो जाएंगे। दूसरी जो हमारी रेसिपी थी, जो कि अलमोइस फूड का गुड़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वो इनका कहना ये है कि हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों एन मुताबिक बना है और पैक किया गया है, ताज़ा गन्ने के रस से बना है, और इसके अलावा बड़ों के लिए, छोटों के लिए, सब के लिए ग़ज़ाइयत से भरपूर है। तो इससे मैंने क्या किया जी कि ये 2 इसके पीस लिए और इमली ली, इमली के बाद उसको अच्छे तरीके से पकाया, फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा ज़ीरा शामिल किया, ज़ीरा शामिल करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक शामिल किया, और ये वाली चटनी जो है गोलगप्पों के लिए, चाट के लिए, किसी के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, खाना पका लेती हैं? अरे खुद ही तारीफ करी, बहुत अच्छा। अब हम खाएंगे तो पता चलेगा ना। नहीं, वाकई मैं कुकिंग बहुत अच्छी करती हूँ। अच्छा जी बिल्कुल। अरे वाह, देखा मैंने कहा जी आजकल के जो आर्टिस्ट हैं ना, वो आर्टिस्ट तो हैं ही, साथ में वो और भी मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटीज़ हैं। देखिए, आर्टिस्ट तो हम लोग बाद में बनते हैं ना, पहले तो हमारे जो माँ बाप हैं, खासतौर पे हमारी वालदा, वो पहले कहती हैं पहले किचन का आना चाहिए, आपको स्टडी करनी चाहिए, देन आपको आर्टिस्ट बनना चाहिए। ये तो नहीं पता होता कि बचपन से आप बड़े होके एक आर्टिस्ट बन रहे हो। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि नॉर्मली जैसे आजकल होते हैं ना बच्चे, ज़रा थोड़े लाड प्यार में बड़े होते हैं, तो माँ बाप जो है ना वो काम नहीं करने देते हैं कि चलो यार सीख जाएंगे, ये है। ये बड़ी अच्छी बात है, आपके घर की तरबियत है कि जो बेसिक चीज़ें वो पहले आपको सिखाइए। जी अच्छी बात है। जी शाद साहब, मोहम्मद शरीफ शाद साहब, तो इसके अलावा कुछ और लिखा है कोई किताबें? मुझे लग रहा है, मैं देख रहा हूँ कि पढ़ी हुई है। जी हाँ, ऐसा है कि बड़ी पुरानी बात है, कोई 1970 की, जब मैं टीचर होता था रेडियो में आने से पहले, तो उस वक्त मैंने सोचा कि ये जो हमारी पटवारी ज़ुबान है, इसकी 2 चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं इसके लिए, और वो हैं या इसकी एक लुगात होनी चाहिए, और अभी तक कोई नहीं थी, और या फिर ग्रामर होनी चाहिए। इसके अलावा ज़ुबान तरक्की नहीं कर सकती। अच्छा, ग्रामर थी नहीं? ग्रामर भी नहीं थी। तो अब ये किया मैंने कि उस वक्त ज़हन में आया तो मैंने लुगात जो है पटवारी की वो तरतीब देनी शुरू कर दी। इससे पहले कोई मेरे सामने कोई सैंपल नहीं था, कोई मॉडल नहीं था, तो खैर मैं बहरहाल, लेकिन आपको हैरानी होगी कि इस काम के लिए मैंने 15 साल गुजारे। 15 साल मैं बिला नागा लिखता रहा। कभी 2 लफ्ज़ भी लिखने हैं तो लिखने हैं, लेकिन नागा नहीं करना। 15 साल में मैंने कोई 12-14 हज़ार अल्फाज जो हैं उनकी लुगात जो है वो मुकम्मल कर दी। उसके फिर छपने का मामला था, फिर जो बाकी महकमे हैं उनको
जाके उनसे पूछना कि आप अगर छाप सकते हैं तो पंजाबी अदबी बोर्ड था या मुक्तदरा कौमी ज़ुबान था या फोक लोर वाले हैं इनसे, तो किसी ने खैर हामी नहीं भरी। उसके बाद फिर मैं अपने काम में मसरूफ़ हो गया। रेडियो पाकिस्तान में मैं मुलाजमत कर रहा था। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि जब मैं रिटायर हो गया तो 2008 में ये पहली पुठवारी, क्या नाम है जी इस उर्दू किताब लुग़त, का? पुठवारी उर्दू लुग़त। पुठवारी उर्दू लोग। ये नाज़रीन, ये आप देखें कि ये एक बड़ा अच्छा जेस्चर है और ये इनिशिएटिव इन्होंने लिया। इसे कहते हैं कि अपने इलाके से या अपनी ज़ुबान से जो मोहब्बत है आपकी, आपने ये सोचा कि इसकी लुगत नहीं है, इसकी ग्रामर नहीं है और आपने एक इनिशिएटिव लिया, बड़ी अच्छी बात है। जी हाँ, तो ये आपका यकीनन एक बहुत बड़ा क्रेडिट है जी। ये 2008 में फिर मैंने इसको छपाया। उसके बाद फिर मैं दूसरे एक और काम पे लग गया। हमारे यहाँ एक चीज़ होती है, हम उसको खान कहते हैं और पुठवारी में, और पंजाबी वाले अखान कहते हैं और उर्दू वाले ज़रबुल मिसल कहते हैं और इंग्लिश में प्रॉवर्ब, इडियम्स। हाँ जी, इडियम्स भी नहीं होते, प्रॉवर्ब्स होती हैं जो हज़ारों सालों के तजुर्बे के बाद हाँ ठीक है सर, कोई बिल्कुल एक मिसरा या लफ्ज़ या सामने आता है। ज़रबुल मसल। तो वो फिर मैंने इकट्ठी करनी शुरू की, पुठवारी की ना। पुठवारी की एक दो ज़रबुल मसल तो बताएं जरा हमें। इतनी बेशुमार है तो जो बड़ी आप जो कि जा नहीं तो साथ को बिस्मिल्लाह। ये क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आपके अपने बैठने के लिए जगह कोई नहीं है, दूसरे को बिस्मिल्लाह कह रहे हैं, आ जाओ तुम बैठ जाओ। अच्छा, हाँ, सही सही। तो बड़ी अच्छा, ये पुठवारी जुबान और हिंदको में कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं? बहुत कम फर्क है। कम फर्क है। हाँ जी, लहजे में थोड़ा सा फ़र्क है और अल्फाज में थोड़ा सा फ़र्क है। बल्कि हिंदको में ये है कि हिंदको भी बहुत सारी किस्मों के, जैसे पुठवारी में भी है कि जो टेक्सला वाला इलाका है उसमें और थोड़े से अल्फाज मुख्तलिफ हैं, और जेलम वाला है उसमें थोड़े से मुख्तलिफ हैं। गुजर खान वाला जो है वो खालिस पुठवारी लहजा भी और पुठवारी अल्फाज भी हैं। बिल्कुल इसी तरह हिंदको में भी जो ऊपर वाला इलाका है, मानसेरा से ऊपर वाला, बालाकोट वाला, वो मुश्किल हिंदको है। लेकिन जो ये अहमदाबाद वाला इलाका जो है, इसमें या कोहाट वाले में या पेशावर वाले में जो इनको बोली जाती है वो आसान है, वो कदरे आसान और वो वैसे भी तकरीबन हर 25-30 मील के फासले के बाद हल्की सी जुबान में वैसे भी जरा एक तब्दीली आती ये है। असल में 4 ज़ुबानें मेरे नज़दीक, ये 4 ज़ुबानें जो हैं ये बहनें हैं और ये दरिया सिंध के साथ साथ चल रही हैं। ऊपर हिंदको है, यहाँ से गुजर रही है तो पुठवारी है, आगे जाएगी तो सराइकी हो जाएगी, उससे आगे जाएगी तो सिंधी हो जाएगी। ये दरिया सिंध के साथ साथ जो हिंद आरियाई ज़ुबानें जिनको कहते हैं, ये उनके साथ। इस किताब का क्या नाम है? इसका नाम है स्याना खान है। ये हम जब कोई खान या कोई प्रॉवर्ब बोलने लगते हैं तो पहले कहते हैं कि स्याना खान है, आगे वह खान बोलते हैं। अच्छा। तो ये मैंने इस किताब का नाम ही रखा है स्याना खान है। वाह जी, ये किताब छपी 2017 में। ये भी ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त आपकी अचीवमेंट्स है। अभी आपसे मज़ीद भी गुफ्तगू करते हैं जी। यहाँ पर हमारे पास एक कॉलर हैं, बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है? आमना बात कर रही हूँ मियांवाली से। कहाँ से बोल रही है? आमना बात कर रही हूँ मियांवाली से। अच्छा, आप कैसी हैं? आप जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शो बहुत ज़बरदस्त है और आप सबके जो गेस्ट आते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, और उन सबको भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, और मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगी। जी बताइए। जी, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम। ठीक है जी, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम आपने जवाब दिया। ठीक है जी, हमने आपका जवाब नोट कर लिया और अब प्रोग्राम के आखिर में हम बताएंगे कि कौन है सही जवाब देने वाला है। ठीक है जी ठीक है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खानम अंसा जी, ये हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, स्पेशली मेरे जो 2-3 प्रोग्राम्स थे, उसमें हमने एक चीज़ को बड़ा एम्फसाइज किया, बड़ा उस पॉइंट को उजागर किया, अवेयरनेस, शऊर, बेसिक। वो एक माँ कर सकती है। जाहिर है कि बच्चा जब घर से निकलता है उसकी बेसिक परवरिश तो माँ ही करती है। तो आप बता रही थी क्योंकि पेरेंटिंग के ऊपर भी आप कोई काम कर रही हैं, ज़रा बताएंगी वो? देखिए, हदीस मुबारका है कि 7 साल तक बच्चे को माँ अपने सीने से लगा के रखे। वो ऐसे नहीं है कि बस उठा के रखना है, बल्कि उन 7 सालों में बच्चे ने सीखना है। उसने जो कुछ बनना होता है उन 7 सालों में मेंटली तौर पर वो प्रिपेयर हो चुका होता है। वो अपनी आगे जाके ज़िंदगी में कामयाब होगा, वो ज़िंदगी में जाके नाकाम होगा, वो ज़िंदगी में जाके धोखेबाज बनेगा, वो सब कुछ सीख चुका होता है। झूठ सच का जो फ़र्क है वो भी सीख चुका होता है।
जब वो 7 साल तक माँ के पास रहता है तो माँ को क्या तरबियत करनी चाहिए, किस तरह से करनी चाहिए। ये एक दौर था जब सिर्फ माँ पर डिपेंड कर रहे थे बच्चे। अब क्योंकि फैमिलीज़ हैं, बाप है, पुप्पो हैं, खाला हैं, इनका चाचू हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चे को बिगाड़ने में। जो आपकी मेरा खाला ख्याल है कि अब तो खैर ऐसा सिनेरियो शायद ही हो, बाप ही है ज़्यादा या माँ है, क्योंकि अक्सर जब माँ डांटती है तो बाप वो करता है, या ज़्यादातर जब वालिद डांटता है तो माँ जो है ना वो थोड़ा लाड प्यार में बच्चे को बिगाड़ देती है। लेकिन ये बैलेंस है, दोनों को एक ही टेम्पर के नहीं होना चाहिए बच्चे के साथ। अगर माँ थोड़ी सी सख्त है तो बाप को थोड़ा सा पोलाइट होना चाहिए, और अगर बाप थोड़ा सा सख्त है तो माँ को थोड़ा सा पोलाइट होना चाहिए। लेकिन अगर हिस्ट्री उठा के देखी जाए, अगर एक्सपीरियंस अगर मैं अपना शेयर करूँ, जिन फैमिलीज़ में माँ पोलाइट होती है, बाप सख्त होता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं। अच्छा, ये आप भी अगर अपनी पीछे कुछ हिस्ट्रीज़, कुछ लोगों की हिस्ट्रीज़ उठा के देखी तो आपको आइडिया होगा, क्योंकि बाप ने किसी चीज़ से मना किया, माँ ने सपोर्ट कर दिया, तो बच्चा आहिस्ता 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 बच्चा घर लेट आया है, माँ ने दरवाज़ा खोल दिया, बाप को पता नहीं, तो उससे भी ये सिलसिला शुरू हो जाता है बच्चे के बिगड़ने का। तो 7 साल की बात हो रही थी, इन 7 सालों में बच्चे को छोटे छोटे स्टेप्स पे सिखाना चाहिए। मेरी बहन के बच्चे हैं तो उनके पास कारी साहब आते थे, और कारी साहब ने आके डेली बेसिस पे कहना शुरू कर दिया कि इस बात पे भी अल्लाह मारता है, इस बात पे भी अल्लाह मारता है, इस बात पे भी अल्लाह मारता है। एक दिन वो बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे पूरी फैमिली, तो बच्चे ने शुरू कर दिया कि नहीं नहीं मामा ऐसे नहीं करते, अल्लाह ताला मारते हैं, फलां काम पे भी अल्लाह मारता है। तो वो उन्होंने कारी साहब के पास जाके हाथ जोड़े कि अल्लाह के बंदे, मेरे बच्चों को दिल में अल्लाह की मोहब्बत डालो, और खौफ इस तरह का ना डालो कि वो कहे कि मारता ही है, बस खौफ हो कि मैंने अगर अच्छे काम करूँगा तो मुझे इसके रिवार्ड्स मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे बच्चे के दिल में मोहब्बत डालो। कैसे मोहब्बत डाल सकते हैं? उन्होंने खुद से इस चीज़ को फिर शुरू किया। खाना मिला तो उन्होंने बच्चे को कहा ये अल्लाह ताला ने गिफ्ट भेजा है आपके लिए, उसका नया ड्रेस लेके आई, ये अल्लाह ताला ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, और अगर आप उसने कुछ हो गया, उससे गड़बड़ होगी तो उसके यहाँ पे डिम्पल पड़ते हैं। मैं आपको घर की एक छोटी सी मिसाल दे रही हूँ। तो उसके माँ ने उसको समझाया कि अगर झूठ बोलोगे तो आपके डिम्पल ख़त्म हो जाएंगे, क्यूटनेस ख़त्म हो जाएगी। क्या बात तो इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए। जरा अच्छी बात वही है, उसको जरा तरीके से अगर आप कर दें तो वो, और बच्चे को समझाना बच्चे के लेवल पे आके, अगर हम उसको पहले दिन ही हदीस मुबारका सुनाना शुरू कर देंगे, कहेंगे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ये फरमाया, तो बच्चा तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा ना। एक 4 साल का 6 साल का बच्चा, उसको उसी के लेवल पे आके समझाएं। और वो हो सकता है आप बिल्कुल माइक्रो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, आपको बिल्कुल अपनी एक बात जो है वो स्टूपिड लग रही हो, लेकिन वो बच्चे को समझाने के लिए है, तो आपने उसी तरीके से बच्चे को समझाना है। हम लोग बड़े जो हैं वो बड़े के लेवल पे आकर देख रहे हो कि बच्चे को ये नहीं करना चाहिए। हम लोग अपना बचपन भूल जाते हैं, हम लोग कितने शरारती थे, हम लोग क्या क्या करते थे, उन तमाम चीज़ों को, जबकि हमारे पास तो उस वक्त इतनी ज़्यादा सहूलियात भी नहीं होती थी जो आज के बच्चे के पास हैं। हमारे पास बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन का रिसोर्स होता था, या तो अम्मी की स्टोरी होती थी या दादी की स्टोरी होती थी, बहुत बड़ा रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता था, या हिस्ट्री अगर हमने जाननी होती थी। लेकिन इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है कि जो आप सिखाते हैं, जो आप उनको ज़ुबान से एक चीज़ समझाते हैं, अगर आप अमलन भी करें तो ये भी बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करता है। बहुत ज़्यादा बच्चा, आप देखें, मैं एक एक्टिविटी करवाती होती हूँ कि आप बिल्कुल हाथ सामने रखना है और कहना है कि इसको अपने नाक पे रखें, नाक पे रखें, नाक पे रखें, और खुद यहाँ पर हाथ रख लिया। अब जो सुन रहा है उसने सिर्फ नाक पे रखना है, जो मुझे देख रहा है उसने यहाँ पे रखना है। तो हम लोग इसमें डिफरेंस बताते हैं कि आपके कहने और करने में कितना फ़र्क होता है। यही माँ बाप को सीखना चाहिए कि अगर वो बच्चे को ये तरबियत दे रहे हैं कि बाहर कोई आए तो कहना पापा घर पे नहीं है, और बच्चे को हम ये कह रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की है। जैसे मैंने कल के प्रोग्राम में भी कहा था कि हमारे जो छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं, जो हम समझते हैं कि शायद ये कोई इतने माने नहीं रखते, लेकिन ये बहुत माने रखते हैं। फ़ोन आ गया, अगर हमने किसी का फ़ोन नहीं अटेंड करना, हम बच्चे से उठवा देते हैं कि कह दो पापा घर पर नहीं है। ये एक, अब हम उनकी जो एक वो कर रहे हैं ट्रेनिंग, ये कोई पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। ये तो उसको बिल्कुल समझ लें कि 2 रास्तों पे लाके छोड़ देने वाली बात है। बिल्कुल सही। अब वो बच्चा खुद कंफ्यूज है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसको कहीं से प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल रही, तो बच्चा इस तरह से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी होता है और परेशान भी होता है। जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बातें हो रही हैं जी प्रोग्राम में, और बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें हो रही हैं, और दिल कर रहा है कि इन बातों का जो सिलसिला है ये मज़ीद और बढ़े और हमें और भी कुछ सीखने को मिले, लेकिन क्योंकि पैरामीटर्स हैं, वक्त की भी पाबंदी हमने ज़रा मलहूज़ खातिर रखनी है।
तो आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए, आप सबका बहुत शुक्रिया। कीमती वक्त से आपने कोई वक्त निकाला। और शफीए रोज़े जज़ा मोहम्मद, निगाह का मुद्दा मोहम्मद, ख़याल का आसरा मोहम्मद, ख़याल का आसरा मोहम्मद। दुरूद भेजा है खुद खुदा ने, रुमूज़ को उनके कौन जाने। दुरूद भेजा है खुद खुदा ने, रुमूज़ को उनके कौन जाने। कहीं वो महबूब किबरिया हैं, कहीं लक़ब उनका है मोहम्मद, कहीं लक़ब उनका है मोहम्मद। यही है ज़ख्म-ए जिगर का मरहम, इन्हीं का इस्म है इस्म आज़म। यही है ज़ख्म-ए जिगर का मरहम, इन्हीं का इस्म है इस्म आज़म। करार बेताबियों को आया, करार बेताबियों को आया, ज़ुबान से जब कह दिया मोहम्मद, ज़ुबान से जब कह दिया मोहम्मद। इसी तमन्ना में जी रही हूँ कि जाके रोज़े की जालियों पर। इसी तमन्ना में जी रही हूँ कि जाके रोज़े की जालियों पर। सुनाऊं हाले दिली में उनको, सुनाऊं हाले दिल में अपना, सुने मेरा माजरा मोहम्मद, सुने मेरा माजरा मोहम्मद। हबीब रब्बुल उला मोहम्मद, शफीए रोज़े जज़ा मोहम्मद, निगाह का मुद्दा मोहम्मद, ख़याल का आसरा मोहम्मद, ख़याल का आसरा मोहम्मद। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने समात फरमाई और ये खूबसूरत आवाज़ थी नूरुल ऐन शाहिद की। नाज़रीन, रमज़ान शादमान और ब्रेक के दौरान जो हमारे नए मेहमानाने गिरामी आए हैं तो मैं उनका आपके साथ तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे पहले मेहमान हैं जी, ये एक्स प्रेसिडेंट पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जनाब अफजल भट्ट साहब। उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं प्रेसिडेंट नेशनल प्रेस क्लब के जनाब शकील अंजुम साहब, और उनके साथ हैं जी प्रेसिडेंट रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट जनाब
आमिर सज्जाद सैयद साहब। आप सबको खुशामदीद कहता हूँ जी। थैंक यू जी, आपका शुक्रिया, K2 TV का शुक्रिया कि जिन्होंने इस रमज़ान ट्रांसमिशन के मुबारक मौके पर हमें मिल बैठने का मौका दिया और आपके नाजरीन के साथ कुछ शेयर कर सकेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, अब चूंकि आप सबका जो है वो शोबा एक ही है जर्नलिज्म का, तो जनरली क्वेश्चंस करते हैं, कोई भी इनपुट कर सकता है। भट्ट साहब से शुरू करते हैं। भट्ट साहब, क्योंकि मेरा भी ताल्लुक शोबे से है और जर्नलिस्ट हजरात जो मेरे भाई हैं उनसे बहुत ज़्यादा मिलना जुलना होता है, तो एक बड़ा अच्छा शोबा है आपका माशाल्लाह, बहुत अच्छी अप्रोच भी करते हैं। लेकिन अमूमन जर्नलिस्ट से लोगों को एक थोड़ा सा गिला ये रहता है कि कोई भी बात बगैर तस्दीक के जो है ना वो छाप देते हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा अब हुआ है, और ख़ास तौर पे जब से ये सोशल मीडिया आया है। सोशल मीडिया को ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है वो तो नहीं। कि जब एक अखबार में ख़बर जाती है तो उस खबर के छपने तक 5 चेक है उसके ऊपर। पहला फ़र्ज तो रिपोर्टर का होता है कि वो उस रिपोर्टर समझा ही नहीं जाता जो जिसके मतलब ख़बर दे रहा है उसका वर्जन अगर नहीं देता, इसका मतलब है कि उसको रिपोर्टिंग आती नहीं है, वो बंदा रिपोर्टिंग के मयार पर पूरा नहीं उतरना। वो खबर चीफ रिपोर्टर कुछ सेंसिटिव हो तो चीफ रिपोर्टर को दिखा लेता है, अदरवाइज अखबार में दे देता था। वो सब एडिटर के पास खबर जाती है, सब एडिटर एतराज़ लगा देता है कि इसके मतलब खबर है, उससे तो बात ही नहीं की गई। वो अपने चीफ न्यूज़ एडिटर से कह देता है, फिर चीफ न्यूज़ एडिटर से बात कर लेता है। तो इस तरह आप देखते होंगे कि पहले लोगों की शिकायत इतनी नहीं थी, कि जब तक प्रोफेशनलिज्म बड़ा साउंड था और अखबारात में वही लोग आते थे जो इसको एक मिशन समझते थे। इट इज़ अनफॉर्चुनेट अब कुछ लोग ऐसे भी आ गए अखबारात में या मीडिया की इंडस्ट्री में कि जिन्होंने इस प्रोफेशन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया है। और अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, पहले तो कुछ मुस्तनद से ऐसे अखबार होते थे कुछ, तो इस वजह से लोगों का ये शिकवा बिल्कुल 100% जायज़ है, और ये पाकिस्तान के शहरियों को पता होना चाहिए कि ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है कि कोई अखबार, कोई सोशल मीडिया किसी की मर्ज़ी के बगैर उसकी खबर, उसकी तस्वीर नहीं छाप सकता। बच्चों की इस तरह की तस्वीरें नहीं छप सकती, और इसके लिए पाकिस्तान ने एक बाज़ाब्ता महकमा है पाकिस्तान का। मैं आपकी वसातत से K2 TV के तमाम नाज़रीन को जो बताना चाहूँगा, उसे कहते हैं प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में एडिटर भी मेंबर हैं, वर्कर भी मेंबर हैं, बार के नुमाइंदे भी मौजूद हैं, सिविल सोसाइटी के लोग भी मौजूद हैं। अगर किसी के ख़िलाफ़ इस तरह की खबर छपती है और वो बंदा प्रेस काउंसिल चला जाए, प्रेस काउंसिल पाकिस्तान में सिर्फ दरख्वास्त दे दे, तो उसको इंसाफ मिल जाता है। बिल्कुल। और आपने ये जो अभी बात की कि वाकई कुछ मुस्तनद पहले अखबारात होते थे या ऐसे इदारे होते थे जिनकी खबर पर वाकई लोग यकीन रखते थे, लेकिन वैसे मैं आपकी जैसे एक्सेस की भी दाद देना चाहूँगा। जैसे अमूमन अब पिछले दिनों में या जब भी कोई इलेक्शन वगैरह होते हैं तो अभी वो हतमी तौर पे तो फैसला नहीं आया होता, लेकिन एक पट्टी चल जाती है कि जी ये गैर हतमी और गैर ये फैसला है और इतने ये जो वोट हैं, और वो होता भी बिल्कुल बाद में पता चलता है। तो मतलब अगर आपकी एक्सेस होती है तो तब भी तो आप अगर वेट कर सकते हैं कि जो एक मुस्तनद इदारा है वो उसको कंफर्म कर लें, फिर आप अपनी खबर करें। सर ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अलग अलग सूरत हाल है, लेकिन है तो वो भी जर्नलिज्म है तो जर्नलिस्ट। लेकिन मैं पहले उस बात को आगे बढ़ाऊंगा जो भट्ट साहब ने शुरू की थी कि जर्नलिज्म वही था जो हमारे ज़माने में था। मैं एक छोटी सी मिसाल, यानी ये अपने ज़माने की पुरानी सदियों की बात कर रहे हैं शकील साहब, बच्चे हैं जी, छोटे से बच्चे। तो ये था कि वो हमारा न्यूज़ में हमारे एडिटर दी न्यूज़ में मैं, तो वो मेरे एडिटर थे, उनके पास मैं एक पूरी भरपूर सबूत के साथ एक खबर लेके गया। उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी खबर है लेकिन इसमें कमेंट नहीं है। हमारे यहाँ ये है कि खबर है ही नहीं अगर कमेंट नहीं किसी के, जिसका जिक्र किया उसका नाम होना, उसकी राय होना ज़रूरी है। मैं कह जी ये बहुत बड़ी खबर है, अगर मैंने किसी से कमेंट ले लिया खबर ब्रेक हो जाएगी, वो असर डाल देगा जाके चीफ मालिकान पर या चीफ एडिटर पे। उन्होंने कहा नो ये मेरी जिम्मेदारी। उन्हें मेरी फ़ाइल पर ना चीज़ें लिख के दी मुझे 4 5 6।
उन्होंने कहा ये फ्रंट पेज की खबर है, अगर ये इस पे आप काम कर लें। मुझे टाइम में मेरे पास सब कुछ था, मैंने जो लेके दी वो लिख के दी, उसकी कमेंट लेके दिए, तो वो वाकई फ्रंट पेज की खबर थी। और उस वक्त के सदर ने मुझे सुबह 8 बजे फ़ोन किया, फ्रंट पेज की खबर थी, और सुबह 8 बजे उसने कहा कि मुझे सारी डिटेल चाहिए। अगर वो मैं ना करता, यानी मेरे उस वक्त बहुत एक्सपीरियंस था, और वो एडिटर मुझसे उम्र में कम था, एक्सपीरियंस में कम था, लेकिन वो बहुत बड़ा, अल्लाह ताला ने उसे इज़्ज़त दी है, तो किसी वजह से दी है ना, मुझे उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। तो मैंने उस शख्स से वो जो सबक सीखा, वो आज तक मैं इस पर कायम हूँ कि उस कमेंट के बगैर ख़बर नहीं देनी। अगर कमेंट के साथ दोगे तो ऐसे फ्लैश होगी, बेफिक्री होती है उसमें, लेकिन आज नहीं है वो। आज हज़ारों डिक्लेरेशन पड़े हुए हैं, हज़ारों चैनल्स हैं जिनको एथिक्स का नहीं पता, जर्नलिज्म होता क्या है। ये पैगम्बराना पेशा है। अगर पैगम्बर झूठ बोल सकता है तो सहाफ़ी भी झूठ बोल सकता है। तो इसमें उस दर्जे पे अगर आप रखेंगे, अब तो यह ब्लैक मेलिंग, बुनियादी ब्लैक झूठ पे मबनी है सब कुछ। आपके हज़ारों अखबार जो मैगज़ीन है, अखबार हैं, वो आपको अपने जो मुखालिफ है उसको कमेंट लेने के लिए नहीं, उसको डराने के लिए पूरी सुर्खी लगा के छाप के भेज देता कि ये लग रहा है सुबह और इतने पैसे वाली बात बिल्कुल सही है कि ये वाकई ये एक प्रोफेशन जो था ना, ये पैगंबरों वाला प्रोफेशन है और ये बड़ा अच्छा प्रोफेशन है। लेकिन बस वो काली भेड़े वाली बात है कि वो हर फील्ड में होती है। तो बिल्कुल सही कहा आमिर सजाद साहब, आप भी हमारे साथ हैं, आपके साथ भी गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखते हैं। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, तो वक्फे के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक आपको करते हैं जी प्रोग्राम रमज़ान शादमान में, और आप लोग इस वक्त ये प्रोग्राम देखते हैं पीर से बुत तक अरबाज़ भाई के साथ। मैं भी उन्हीं के साथ होता हूँ। और अभी अरबाज़ भाई रेसिपी बता देता हूँ कि आज की जो हमारी थर्ड रेसिपी है। और हमारे साथ स्पॉन्सर कौन है जी? हमारे साथ स्पॉन्सर है बेक पॉलर। इनका कहना ये कि इनकी तरह पास्ता पाकिस्तान में बहुत कम ब्रांड बना सकते हैं, बहुत अच्छा पास्ता होता है। इसके अलावा इनके पास सॉसेज में टोमेटो केचप है, चिली गार्लिक सॉस है, सोया सॉस और चिली सॉस, सिरका, और इसके अलावा जामी मशरक है और आइसक्रीम सिरप। ये है। मैंने इनका पास्ता बनाना है और वेजिटेबल के साथ इसको मैंने हल्का सा सौते किया। ऑयल लिया तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, उसमें शिमला मिर्च, गाजर, बंद गोभी और साथ में प्याज ये शामिल किया। और थोड़ा सा मैंने इसमें ब्लैक पेपर हाफ़ टी स्पून और साथ में दड़ा मिर्च हाफ़ टी स्पून, थोड़ा सा इनका ये जो मेरे पास है जी चिली गार्लिक सॉस ये शामिल करेंगे। और उसके बाद पास्ता जो पहले से बॉईल किया है वो शामिल करेंगे। बाकी की जो हमारी 2 डिशेस हैं वो भी रेडी हैं। तो ये और ये कलरफुल वाला पास्ता है, ये भी फरमाइश पे ही है, ठीक है। ये इसमें शामिल करके फिर उसके बाद इसको हम थोड़ी देर में सर्व कर लेंगे। और ये देखने की ड्रम स्टिक और साथ में गोलगप्पे और उसके साथ चटनी वो भी रेडी है, ठीक है भाई। थैंक यू जी। खाने पीने की बातें हो रही हैं और भट्ट साहब से पूछते हैं कि सर कुछ असरात कुछ इस पर आप देंगे, कोई रोशनी डालेंगे खाने? देखें बट भाई जो है तो बट ब्रादरान जरा खाने पीने की देखें, एक तो मैं बट हूँ, दूसरा गुजराना करने वाला, ठीक है। ये पास्ता वास्ता क्या चीज़ है? तो इसलिए आपको तो अंदाजा हो ही गया होगा कि इसमें मेरी दिलचस्पी कितनी होगी। नहीं जी माशाल्लाह जी, बड़ी अच्छी बात है। और फिर गुजरावाला से ताल्लुक है तो वो तो हमारे भाई वैसे ही बड़े खुशफराज हैं। और असल जी खाना पीना ही तो है ज़िंदगी में। हाँ, खाना पीना ख़ास तौर पे हमारे इलाके में तो देखें, गुजरावाला के मतलब ये कहते हैं कि हर चीज़ को वो खाने में ले आते हैं। कोई भी मिसाल हो ना, हाँ जी इनू क्यों है यार खाना ज़्यादा खा लिया सी बीमार हो गया, अच्छा इनू क्यों है खाना घट खादा सी कमज़ोर हो गया, इनू क्यों है खाना खा के बाद हजमी सी फौत हो गया। यानी हर काम में, मरने में, जीने में, गमी में, खुशी में आपको किसी ना किसी तरीके से वो खाने का जिक्र कर देगा गुजरावाला का बंदा। बट साहब एक हम एक और सेशन रखेंगे जिसमें आप आएंगे तो हम खाने पीने के मुतालिक बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है ना जी। तो जनाब आमिर सजाद सैयद साहब, आप भी हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम में और आप प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम जो गुफ्तगू कर रहे थे कि ये बड़ा अच्छा प्रोफेशन है जर्नलिज्म जो है, और हम जैसे कोई डॉक्टर बनता है, कोई पायलट बनता है, कोई भी, तो वो एक काम सीख कर आता है, एक उसका थ्रू प्रॉपर चैनल है, हर चीज़। आजकल तो किसी का भी दिल करता है तो वो जर्नलिस्ट बन जाता है, कोई भी बात। तो क्या वो कितना आसान काम है? सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपके चैनल का शुक्रिया, आपने दावत दी और हमारी असल जो अफजल भट्ट साहब ने पहले जो बात की कि जब से ये सोशल मीडिया आया है उस वक़्त से ये थोड़े से कुछ हमारे हालात थोड़े से तब्दील हो गए। अब मुझे इस प्रोफेशनल में तकरीबन 23 साल हो गए।
तो यानी कि कहने का मैं एक प्रिंट मीडिया से मेरा ताल्लुक़ है, मैं प्रिंट मीडिया से स्टेप वाइज आप कह लें मैं ऊपर आ रहा हूँ। तो अभी जो जब सोशल मीडिया की हम बात करते हैं तो उसमें आप 2 से 3 खबरें ऐसी सोशल मीडिया पर ब्रेक करते हैं कि वो अपने आप को सहाफ़ी कहलवाना शुरू कर देते हैं। अब हमारी प्रेस क्लब की हो, यूनियन की हो, हमारी एक अपना क्राइटेरिया हमने बनाया हुआ है। हमारे जो सहाफ़ी प्रिंट मीडिया में उनकी एक मुकम्मल लिस्ट है, इसी तरह जो प्रेस क्लब की है उसकी एक मुकम्मल लिस्ट है, और इसी तरह जो मुख्तलिफ छोटे इदारों में, बड़े इदारों में हमने उनकी मुकम्मल एक छानबीन करने के बाद एक अपनी लिस्ट बनाई है। अब प्रेस क्लब की आप ले लें, वो तकरीबन 2800 के करीब मेंबर हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन जर्नलिस्ट के इस वक्त 2600 के करीब मेंबर हैं। तो ये ऐसे हम क्राइटेरिया बनाया हुआ है जिससे हमें पता चलता है कि ये वाकई जेन्युइन सहाफ़ी है। और कई जो बीच में दरमियान में आ जाते हैं बाज़ दफ़ा, उनको हम बिल्कुल साइड पे भी करते हैं, और उनके ऊपर जिस कोई ऐसा वाक़या आ जाता है तो उसमें ना यूनियन उनके साथ देती है, ना उनके साथ प्रेस क्लब साथ देता जैसे अब हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि जी देखिए हर फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर फील्ड में होते हैं, और उसकी वजह से जो है ना फिर वो लोग भी थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं जो वाकई बड़ी जाँफशानी से और बड़ी ईमानदारी से अपना काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। बट साहब ये पीछे एक कल्चर चला था जी लिफाफा वाला, लिफाफा कल्चर, सहाफ़ी लिफाफा लेके, तब इसको आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे सर? देखिए, मैं बिल्कुल आजकल तो ये कल्चर बहुत आम हो गया है। मैं पहले थोड़ा सा आपको ये जो पहले बात चल रही थी सोशल मीडिया के हवाले से मैं नाज़रीन से ज़रूर बात करूँगा कि देखिए अब भी जितने न्यूज़ चैनल हैं वहाँ ख़बर का आपको एक मायार नज़र आएगा। सोशल मीडिया पे सिलसिला क्या है आप भी जानते हैं कि वहाँ लोग जानबूझकर झूठ बोलते हैं, क्योंकि यूट्यूब जो है वो जितने आपके व्यूअर्स होंगे उसके मुताबिक आपको पेमेंट करता है। क्राइटेरिया कुछ और हो गया जी, ठीक है ना। अब उन्होंने एक झूठ बोलना है ताकि हर बंदा जो नहीं भी उसका व्यूअर किसी जिसने भी यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है तो वो इस तरह से व्हाट्सएप पे आपको अपना प्रोमो फेंकेगा कि देखें जी K2 टीवी, एकदम एक बंदा जो है शॉक में आ जाता है। हाँ? देखें जी K2 ऐसी कोई खबर चलानी होती है, K2 टीवी में खाने के दौरान अचानक सांप निकल आया जी। अब हर बंदा जाके देखेगा कि इसके यूट्यूब चैनल पे जाए, खा उसको कोई जानता है या नहीं जानता। इसलिए अभी सोशल मीडिया के क्योंकि पाकिस्तान में कोई इस तरह के रूल्स नहीं हैं, यहाँ सिर्फ देखा जाता है कि आप कोई सोशल मीडिया पे कोई ऐसी खबर ना दें कि जिससे हुकूमत डैमेज हो, वहाँ आपको पूछा जाएगा। अदरवाइज़ अवाम को आप जो मर्जी झूठ सुनाते रहें, जाली अदवायात बेचते रहें, फिर कोई पूछने वाला नहीं है। सही बात है। तो इसी तरह ये जो येलो जर्नलिज्म का मामला है, इसने पाकिस्तान का जो आमल सहाफ़ी था, जो एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट था, उसको भी अब ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मैं लोगों को किस तरह फेस करूं। कि बाद औक़ात इस तरह की शिकायत भी लोग हम तक लेकर आते हैं कि शर्म आती है अपना तारफ़ एज ए जर्नलिस्ट कराते हुए। तो उसके लिए मैं अक्सर दोस्तों से ये कहता हूँ कि जिनको भी कोई शिकायत होती है किसी मीडिया हाउस से, किसी जर्नलिस्ट से, वो खामोशी से उसका जबर बर्दाश्त न करें। अभी भी ये शकील अंजुम साहब बैठे हैं, ये इसी मामले की वजह से नेशनल प्रेस क्लब ने एक बड़ा स्टेप लिया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से शिकायत मौसूल होती थी, हर शहर में, पेशावर में भी होगी, सवात में भी, एबटाबाद में भी, लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज़्म नज़र नहीं आ रहा था कि इन शिकायत का अजाला कैसे किया जाए। कि किसी के ख़िलाफ़ खबर लगती है वो थाने नहीं जा सकता, आखिर उसने मेरे पास ही आना है। तो हमारे पास कोई ऐसा फोरम नहीं था प्रॉपर कि हम किसी की दाद रसी कर सके। तो अब नेशनल प्रेस क्लब ने एक अपनी कमेटी बनाई है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कमेटी, खुद एहतसाबी कमेटी, जिसमें जिसके ख़िलाफ़ खबर छपती है वो इस कमेटी को दरख्वास्त देगा। और ये फ़ैसला सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं करेंगे, इस कमेटी में ताजरों का नुमाइंदा भी है, इस कमेटी में लॉयर का नुमाइंदा भी है, इस कमेटी में सिविल सोसाइटी का नुमाइंदा भी होगा, ताकि अगर एक जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ शिकायत है और हम तीनों बैठकर उसका फ़ैसला करेंगे तो शायद वो इंसाफ पर मबनी ना हो। उसके लिए वो लोग भी मौजूद होंगे उस कमेटी में जिनका जर्नलिज्म से कोई तल्लक नहीं है, ताकि ऐसे जो लिफाफा जर्नलिस्ट हैं उनको कैफरे किरदार तक खुद प्रेस क्लब पहुँचाए और जर्नलिस्ट पहुँचाए, ताकि आम आदमी को रिलीफ मिले। ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि देखें जी ये स्टेप आप ही ले सकते हैं।
अब जब आप अपने इदारे में से थोड़ी सी उसकी अकाउंटेबिलिटी करेंगे और ज़रा छानबीन करेंगे तो मेरा ख्याल है कि एक बार अगर कोई इस तरह अगर मुर्तकब पाया जाता है और अगर वो सज़ा का हकदार होता है और मिलती है तो मेरा ख्याल है कि दूसरों के लिए भी सबक होगा। शकील अंजुम साहब कहते हैं कि पुरानी हर चीज़ अच्छी थी, एक रवायात अच्छी थी, मिलना जुलना था, अब तो खैर हर चीज़ ही चेंज हो गया। मैं खुद बड़ा बजाते खुद इस चीज़ को बड़ा मिस करता हूँ कि सुबह सुबह हमारे घर में अखबार आता था, वो अखबार फेंकता था और हम जाके उठाते थे और फिर जनाब उस अखबार की एक स्मेल थी सर, हम उस स्मेल के साथ बड़े हुए हैं। क्या हो रहा है जी, एक ऑल ऑफ अ सडन एक खबर आ रही है, अच्छी आ रही है, बुरी आ रही है, शो बेस का एक अलग सेगमेंट होता था और एक मैगजीन आया करता था जो कि एक्टिविटीज़ और हर हवाले से, वो चीज़ ख़त्म हो गई है सर। आपका ख्याल है प्रिंट मीडिया कमज़ोर हो गया? प्रिंट मीडिया कमज़ोर नहीं हो गया, वो जो उसकी एक चाशनी थी सर अखबार देखने की और उसको वो बुजुर्ग देखते थे, फिर हम भी देखते थे, हमारे फिल्म के भी उसमें जो है ना वो एलाबोरेशंस आती थी, वो ख़त्म हो गया। जो एक्सेस है ना जी खबर तक, वो बहुत तेज़ हो रहा है। इसलिए वही है कि ये जो आपने सोशल मीडिया का मिसाल दी, टीवी चैनल्स की मिसाल दी, एक टिकर चल गया, लेकिन जो मेरे नज़दीक जो प्रिंट मीडिया का वक़ार और जो ज़रूरत है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, सदियों। आप मेरी ख़बर उठा के 2000 या 1900 या जो भी उस वहाँ से निकाल सकते हैं। जब आप उसमें गैलरी में जाएंगे, जिस खबर को चाहें आप निकाल सकते हैं। आज तक वो दस्तावेज़ात है उसमें शामिल होता है, जिसको मैं मुखालफत नहीं कर रहा आपकी मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, लेकिन मैक्सिमम एक टिकर चलता है ना। आप किस लोगों को बता, जिसने पढ़ लिया, बाकी लोगों को बताएंगे वो टिकर मेरा चला था या मेरे खिलाफ चला था या मेरी हिमायत में चला था। मेरा लिखा हुआ एक लफ्ज़ ताकि अमद जिंदा रहेगा और उसको जब चाहेंगे आप निकाल सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये वक्ती हवा है। प्रिंट मीडिया अगर गिर रहा है तो दोबारा खड़ा होगा, क्योंकि लोग इसकी ज़रूरत बड़ी तेज़ी से महसूस कर रहे हैं। जैसे हम अपनी दोबारा साइकिल वापस जा रहा है, ऑर्गेनिक फूड की तरफ हम जा रहे हैं, हर चीज़ नेचुरल की तरफ जा रहे हैं, ये भी एक वक्त आएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल वक्त आएगा और लोग इस ज़रूरत को महसूस कर रहे हैं। जब डिस्कशन होती है सुबह बैठ के कहीं भी, तो वो नहीं, वो कहेंगे फलां मौके पर फलां खबर चली थी टीवी या चैनल पे या किसी और जगह, लेकिन अगर प्रिंट मीडिया के बारे में बात करनी तो वो दस्तावेज सबूत देगा, ये छपी आपकी, और वो ताक़यामत, मैंने कहा ना, ताक़यामत तादेर रहेगी। आमिर सजाद साहब, मैं लाइब्रेरी को भी बहुत मिस करता हूँ। लाइब्रेरी का भी कल्चर ख़त्म हो गया है। मैं जब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में था तो हमें कोई असाइनमेंट मिलती थी तो हम बाकायदा फिर लाइब्रेरी में जाके बैठते थे, वो बुक्स निकालते थे और उसको सर्च करते थे। उसका भी अपना एक मज़ा था, एक चाशनी थी, एक। अब तो अब गूगल है आपके पास, वो आप उसको सिर्फ वो करें और आपको हर चीज़ आपके सामने आ जाती है। तो आपको भी लगता है कि लाइब्रेरी का कल्चर दोबारा आएगा? मुश्किल लगता है, क्योंकि अभी वही आपने जो बात बताई कि मोबाइल एक ऐसी चीज़ आ गई जिसमें आपको हर चीज़ मिल जाती है। पहले ये था कि आप लाइब्रेरी जाते थे, बैठते थे, वहाँ से अपने पसंदीदा कोई किताब उठाते थे। अब आपके पास एक मोबाइल आ गया, वही आपकी एक लाइब्रेरी बनी हुई है। तो वो जो चीज़ थी पहले वाली, वो नहीं आ सकती। और जो वक्त गुजरता जा रहा है, इस मोबाइल की कदर बढ़ती जा रही है और किताबों की जो कदर वो पीछे जाती जा रही है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है, और जैसे अंजुम साहब ने कहा, भट्ट साहब ने, कि वो वक्त वापस आएगा, लाइब्रेरी का भी दौर वापस आएगा, हमें ऐसा लगता है। देखिए, इसमें वही जैसे ब्रेकिंग न्यूज़ की बात करते हैं तो सारा दिन हम जब उसकी ब्रेकिंग न्यूज़ देख लेते हैं तो सुबह हम अखबार नहीं पढ़ते, क्योंकि हमें भी पता है कि ये सारा दिन जो उन्होंने 24 घंटे जो खबरें चली हैं, यही सुबह खबरें जो होंगी वो अखबार में पब्लिश होंगी। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जो है ब्रेकिंग न्यूज़ का दौर आ गया है। काम है हुकूमत का या इंतज़ामिया का काम है कि लाइब्रेरी जैसे पहले चलती थी, 4 आने की किताब मिलती थी एक दिन के लिए, तो वो नहीं रही। वो आप 1 रुपये में 4 किताबें पढ़ लेते थे, वो नहीं। अब बिल्कुल कल्चर ख़त्म हो। हमारे यहाँ नेशनल प्रेस क्लब में लाइब्रेरी नहीं थी। 2016 में हमने लाइब्रेरी पहली बार बनाई। अब उसमें 36,000 किताबें हैं, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं। माशाल्लाह। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले को हम मज़ीद बढ़ाएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन प्रोग्राम रमज़ान शादमान में। और ब्रेक के दौरान जो हमारे मेहमान गिरामी हैं उनसे भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और काफ़ी अहम उमूर पर हम लोगों ने गुफ्तगू शनीद की। तो हम उसी गुफ्तगू का जो सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हुए, भट्ट साहब, आपने बताया कि आपका ताल्लुक़ गुजरांवाला से है, लेकिन आप बेस्ड इस्लामाबाद में हैं और सहाफ़त की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पर सर अंजाम दे रहे हैं। तो लाहौर आपको नज़दीक नहीं पड़ता था?
देखिए ये मैं लाहौर जाना चाहता था, मैं कैरियर लाहौर से शुरू करना चाहता था, लेकिन मेरे एक उस्ताद थे जिन्होंने मुझे कहा कि आपको जर्नलिज्म ज्वाइन करना चाहिए। डॉक्टर तारक अजीज़ बहुत बड़े राइटर भी हैं, टांगों से वो मजबूर हैं, मेरे दोस्त भी थे। तो उन्होंने कहा कि भाटी साहब आप इस्लामाबाद ज्वाइन करें। मैंने बहुत रेजिस्ट किया कि इस्लामाबाद, मैंने उससे पहले ज़िंदगी में देखा भी ठीक नहीं हुआ था, 2-4-5-90 की बात आया हुआ। तो उन्होंने कहा भाटी साहब देखें, हिजरत और तरक्की लाज़िम मलज़ूम है। उन्होंने कहा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से लेकर आप अपने गली मोहल्ले तक जिस बंदे ने तरक्की की है ना, उसके पीछे आपको हिजरत नज़र आएगी। वाह। इसलिए गुजरांवाला तो लाहौर तो आपका घर है, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो फिर आप हिजरत करें। और उनके कहने पे मैं हिजरत करके फिर इधर आ गया और अल्लाह ताला ने बड़ी करम नवाजियाँ की। फिर हिजरत में बरकत है, हिजरत में बरकत है। तो अभी आना जाना तो लगा रहता है। वो तो रेगुलर, मेरी वालिद साहब तो फौत हो गए, उधर हैं, और अभी भी ईद उधर जाके करूँगा, कोई इस तरह का त्यौहार होता है उधर। इस्लामाबाद में रह के तो गुजरांवाला के खाने तो मिस करते होंगे सर? ये ख़ास तौर पे स्टार्ट में तो बहुत प्रॉब्लम था, जब 90 में साहब लगाए ना, यहाँ नाइट लाइफ का कंसेप्ट ही नहीं था, और लाहौर और गुजरांवाला जो है वो रात को जगमगाते थे। वाह। तो यहाँ हम जब अपने दफ्तर से शाम 7 बजे शिफ्ट ख़त्म होती थी तो हमारा मिलोडी में दफ्तर था, तो लगता ऐसे था कि यार ये किस जंगल में आ गए हैं, बल्कि मैं एक दो दफ़ा दिल किया कि छोड़ के वापस चले जाएं, यार यहाँ किस तरह गुजारा होगा। तो इसलिए कहाँ इस्लामाबाद की लाहौर की रौनकें और कहाँ गुजरांवाला गखड़ और लाहौर की रौनकें और कहाँ इस्लामाबाद, तो इसलिए वो उस चीज़ को तो हम हमेशा मिस करते रहे। ऐसा, लेकिन उस चीज़ ने हमें खुद अच्छा खासा कुक बना दिया। अच्छा माशाल्लाह। हाँ नहीं, मुझे वो था सर, क्योंकि जो खुश खुराक होते हैं ना, खाने के शौकीन हैं, तो वो पकाते भी बहुत अच्छा है। तो लेकिन ये कि अब तो बेसिक चीज़ तो चले, वो तो एक खाने पीने की बात है, एक हमने थोड़ी सी लाइटर नोट पे की, लेकिन बात यह है कि आपने वो बात की कि हिजरत में बरकत हुई, फिर शायद यहाँ के लोगों ने आपको ज़्यादा प्यार दिया, तो दिल लग गया आपका यहाँ पर। बहुत लोगों ने प्यार दिया। बिल्कुल जी, माशाल्लाह। शकील अंजुम साहब, अभी एक और जब हम ब्रेक में बात कर रहे थे तो एक बात का पता चला कि माशाल्लाह आपका जो आपके साहबजादे जो हैं वो डायरेक्टर ने, फिल्म डायरेक्टर हैं, अम्मार जी जी जी। तो सर थोड़ा सा उनके बारे में कुछ एलैबोरेट करेंगे? मैं पहले छोटी सी बात बड़ साहब की कर लूँ। इन्होंने खुराक छोड़ के इस्लामाबाद आने का बहुत ज़बरदस्त बड़ा फैसला किया। उसकी वजह अगर ख़बर है तो सिर्फ फेडरल कैपिटल में, अगर किसी ने जर्नलिस्ट बनना है उसने फेडरल कैपिटल में आगे बनना है, क्योंकि ख़बर तो यहाँ से एपी सेंटर ये है। हाँ, ये बात तो सही। अच्छा, वो ये मैं आपको बीसियों गिनवा सकता हूँ छोटी उम्र के बड़े सहाफ़ी जिन्होंने यहाँ से आके इब्तदा की और इंतहा करके वो दुनिया पाकिस्तान से ही चले गए। तो इसलिए ये बहुत अच्छा फ़ैसला था, चाहे इत्तफाकन हुआ चाहे कुदरत ने कराया, लेकिन बहुत अच्छा फ़ैसला था। दूसरी बात आपने फरमाया कि जी वो असल में ये जुनून की बात है, मेरी ये कमिटमेंट, जो भी कमिटमेंट के साथ बंदा काम करेगा अल्लाह ताला उसमें तरक्की भी देता है, इज़्ज़त भी देता है। तो ये बच्चा होता था छोटा और ये हर वक्त यही काम करता था कि अपनी कज़न को बिठा के तो उसने डायरेक्ट एक दूसरे को सब पढ़ाना, स्टोरी पढ़ाना, डायरेक्शन देना। उसने एक्टिंग कभी नहीं की, कैमरे के सामने यानी उस वक्त भी नहीं आता था। आपने कभी उसको डिस्करेज तो नहीं किया? नहीं, मैंने, मेरा ये बिलीव है कि पानी का बहाव अपना रास्ता खुद तलाश करता है और वही सही रास्ते पे पहुंचता है जो पानी के बहाव पे जाए। कि जिसने भी जो मर्जी की, जिसने जो कहा मैंने उसका साथ दिया और ज़्यादातर अल्लाह ताला। अमूमन ये होता है ना कि बड़ा बिल्कुल बरक्स था आपके शोबे से, तो लेकिन फिर भी आपने इनकरेज किया था तो सही। मैं पहली फिल्म का प्रोड्यूसर मैं था, जो कुछ लगा। अरे वाह जी वाह, क्या बात है जी, इससे बड़ी और सपोर्ट क्या होगी। तो बस वो उसे कहा, उसने इज्जत पाई, 8 बड़े अवार्ड मिले दुनिया भर में उसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन हीरो का भी और डायरेक्टर का भी। और भी वो कोई बड़ा काफ़ी मल्टीनेशनल कोई प्रोजेक्ट था जो कि कोविड की वजह से शायद बंद हो गया, अभी आप बता रहे थे। जी, वो बंद नहीं हुआ, वो कंप्लीट हो गया। वो हॉलीवुड की फिल्म थी, रिलीज़ नहीं हो पाई। वो हमने नहीं करनी, पोस्ट प्रोडक्शन उन्होंने की कराई है और मौके की ताड़ में वो। अच्छा, कि कब मौका आएगा तो रिलीज़ करेंगे, क्योंकि सिनेमा दुनिया भर के सिनेमा गैराबाद है। तो अब वैसे साथ साथ ही उन्होंने दूसरी तरफ भी कोशिश की। तो ये जॉइंट वेंचर था? जी, जॉइंट, पाकिस्तान और हॉलीवुड का। जी। क्या नाम था फिल्म का? द विंडो। जी। अच्छा, तो मैं इसमें मतलब हमारे पाकिस्तान के भी एक्टर्स थे और टेक्नीशियंस तो जाहिर है वहीं से होंगे।
टेक्नीशियन भी और वैसे हमारे बड़े अच्छे टेक्नीशियन, अच्छा 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 अच्छा, वो मयार का काम करते हैं हमारे भी। वाह जी वाह, क्या कि बात। वो अगर आपको इत्तेफाक नहीं हो, आप हमारी वो गुम ही देखें, वो बड़ी कमाल फिल्म बनाई है उन्होंने। वो टेक्नीशियन नहीं, असल में तो टेक्नीशियन होता है ना, कैमरा होता है और डायरेक्टर ने तो डायरेक्शन देनी है, लेकिन असल काम तो उन्हीं का होता है। तो यह है कि मेरा ये बिलीव है कि अल्लाह ताला रास्ते खोलता है उसके जो एक कमिटमेंट के साथ, वाह, कि आपने किसी का नहीं उसके आगे जवाब देना है कि जिसने वो रास्ता दिया आपको, आप उस पर चल के थक गए या आगे नहीं बढ़ सके, माशाल्लाह। तो ये नहीं है, ये अल्लाह ताला बड़ी करता खुशी है। हुई जी आपको अपने शो में पाकर और आपसे इस तरह की बातें करके, और इतना मतलब है कि इतनी माशाल्लाह पॉजिटिव अप्रोच हर चीज़ में, और इतनी अच्छी बात, तो क्या बात है जी, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। आमिर सजाद साहब, आप भी कुछ बोल दीजिए, बहुत खामोश हैं, कुछ तो हमारे साथ शेयर कीजिए। मैंने वालिद साहब का मेरा ये शौक़ था कि मैं वकील बनूं, और मैंने भी जब LLB 2 किया तो मैंने उसके बाद नहीं कर सका। मैं वो आप वाला जो आपने शुरू में बात की थी ना, अखबार वाली, मेरा भी एक शुरू में रुझान होता था कि मैं सुबह उठ के सबसे पहले अखबार देखता था। वाह। और वालिद साहब ये कहते थे कि इसके पेज, फ्रंट पेज देखो, मैं अमूमन पेज 2 पे चला जाता था जहाँ पे शोबिस लगा होता था तो मैं उसको जाके पढ़ता था, और मेरा शौक़ तो फिर जो था वो बेसिकली मीडिया की तरफ ज़्यादा था। तो फिर मैंने ये मीडिया ज्वाइन किया 97 में। जब मीडिया में शौक था तो मीडिया की ही जर्नलिज्म करना चाहा या एक्टिंग की तरफ भी शौक था? नहीं, या कोई ट्राई किया आपने? एक्टिंग की तरफ बिल्कुल शौक नहीं हुआ, मीडिया की तरफ था। और यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगा, मेरे उस्ताद जो सियासी उस्ताद जिन्हें कहते हैं, वो मेरे अफजल भट्ट साहब हैं। ये मुझे इसमें लेके आए, सियासत कह लें या खिदमत करने का एक मुझे मौका मिला। मैं 2006 से लेके अभी तक कभी प्रेस क्लब का और कभी यूनियन का मुख्तलिफ़ ओहदों में मैंने काम किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कम्युनिटी के लिए हमने बेतहाशा काम किया, चाहे वो मैं प्रेस क्लब में था, चाहे मैं यूनियन में था। और इसका जो कह लें कि आप जो बीज बोया था, वो मेरे कायद मोहतरम अफजल भट्ट साहब थे, जिनकी बदौलत में आज आपके सामने बैठा हूँ। और मैंने जब आने से पहले मैं इस चीज़ में बड़ा डर था कि आज 2 उस्तादों के दरमियान में मैं बैठा हूँ, कि 2 उस्ताद के साथ बात करना और गुफ्तगू थोड़ा सा वो अंदाज़ नहीं होता जो आप वैसे कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे लिए एक खुशनसीबी भी है कि मेरे उस्तादों का हाथ जो है मेरे ऊपर है, और मैं इसको बहुत बड़ी खूबसूरत रवायात हैं जी हमारी। जैसे अभी आपने कहा कि आपको ये शर्फ हासिल हुआ कि आप अपने उस्ताद मोहतरम के साथ बैठे हुए। अब उस्ताद का जो दर्जा है वो हमारा मज़हब भी हमें बताता है, हमारा कल्चर बताता है। ये छोटी छोटी रवायात हैं, ये जो छोटी छोटी बातें हैं, इनमें एक बड़ी चाशनी है, बहुत मिठास है। यूरोप में इन चीज़ों की कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यूज़ नहीं है, कुछ नहीं है। वो किसी ने कहा कि यार ये अंग्रेज़ी तो बड़ी अजीब सी ज़ुबान है, इसमें अदब ही नहीं है। अपने से बड़े को भी आप यूँ बोल रहे हैं, अपने से छोटे को भी आप यूँ बोल रहे हैं। तो हमारे इस ज़ुबान में, हमारे कल्चर में एक तमद्दन है, एक रवायात हैं, एक चाशनी है, उसकी मिठास है। और अल्लाह करे कि ये जो मिठास है, ये जो चाशनी है, ये जो मोहब्बत है, ये जो रवादारी के ये जो सिलसिले हैं, ये इसी तरह चलते रहें। आप किसी से इंस्पायर होते हैं। अब असल में आपने देखा कि आप अपने उस्ताद मोहतरम से इंस्पायर हुए, आप इस फील्ड में आए, तो यकीनन उनका जो एक किरदार था गुफ्तो शनीद का, और जो एक उनकी अम्बियांस और पर्सनालिटी थी, उससे आप ज़्यादा मुतासर हुए। तो यही चीज़ काउंट करती है कि हमारे मज़हब में भी ये है कि ठीक है, हमारा इस्लाम जो हमें सिखाता है वो तो है, लेकिन आपका जो किरदार है, आपकी जो शख्सियत है, वो ऐसी होनी चाहिए कि देखने वाले जो है ना उससे मुतासर हो। तो जी आप लोग का बहुत शुक्रिया, आप सबका जी। आप लोगों ने कीमती वक्त दिया हमारे शो को, और बड़ा अच्छा लगा आप लोगों को अपने शो में पाकर। और अब चूंकि प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म होना चाहता है, तो कोई मैसेज, कोई बात, वैसे तो हमने बहुत बातें की हैं, भट्ट साहब, अंजुम साहब, सजाद साहब, कोई ऐसी बात करना चाहें तो सर कैमरे की वसातत से आप कर सकते हैं। बस एक तो यही कि ज़ाहिर है अब ईद की तैयारियां शुरू हैं, और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ ईद का पूरा साल इंतज़ार किया जाता है। अब मैं आपकी वसातत से, K2 TV के आज की इस ट्रांसमिशन की वसातत से 2 लोगों को यही कहूँगा कि इस ईद पे एहतियात बरतें, एक दूसरे से गले मिलने में, शेक हैंड करने में, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। अल्लाह करे ये कोरोना वबा गुजर जाएगी तो फिर हम रवायती ईद मनाते रहेंगे। वाह वाह, क्या बात। अंजुम साहब, ये तो खूबसूरत बात कर ही दी उन्होंने, लेकिन ये है कि जिन लोगों ने जर्नलिज़म ज्वाइन किया, ये ज्वाइन करना है, तो कामयाबी इसी में है कि आप पूरे कमिटमेंट के साथ बाकी साइडें छोड़ के,
यानी कोई लालच, कोई सैलरी, कुछ छोड़ के अपने कमिटमेंट के साथ करें काम, अल्लाह ताला आपको उरूज देगा और आप ना वो हासिल कर सकेंगे जो आपके ख्वाबों में है या आपके लिए या आपके ख़ानदान के लिए बाइस इज़्ज़त है। तो मैं आपको भी कहूँगा माशाल्लाह आप बहुत स्टार हैं, बहुत अच्छे, हम भी आपके मद्दाह थे जब आप बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन यह कि आप में वो सारी खूबियाँ मौजूद हैं जो एक अच्छे अदाकार में होनी चाहिए। तो इसको मज़ीद डेवलप किया जा सकता है। मेरी आपसे ख्वाहिश है कि आप इसे मज़ीद निखारें या मज़ीद डेवलप करें। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। हमें तो बस हर बार एक मौका मिलता है, चाहे किसी भी मीडियम में हो, हमें आपके करीब आने का एक मौका मिलता है, अपने अवाम के करीब आने का, और कोशिश करते हैं कि आपकी मोहब्बत मज़ीद हासिल कर सके। और इंशाअल्लाह आप वाली बात के इसमें मज़ीद भी मैं काम करूँगा, मेहनत करूँगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है और इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।